हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। आखिर व्यंजन क्या है? तो आप लोग सभी लोगों ने जब से पढ़ाई स्टार्ट की है तभी से अभी तक जो हमारी अल्फ़ाबेट है हिंदी की वो बहुत अच्छे से पढ़ते आए होंगे और सारी अल्फ़ाबेट आप लोगों को याद होगी। जो हमने अल्फ़ाबेट पढ़ते आए हैं वो अनार से लेकर ज्ञानी तक का अल्फ़ाबेट आप लोगों को पूरे 52 वर्ड याद होंगे। यदि याद नहीं भी हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और साथ ही साथ हम व्यंजन में देखने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है व्यंजन, उसे हम बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा और फ्री माइंड होकर बैठिए, पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठिए। तो साथ में हम देखेंगे कि व्यंजन आखिर क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आखिर व्यंजन क्या है। तो व्यंजन वह है, व्यंजन का मतलब ही वह है कि वह ध्वनि जो उच्चारण में होने वाले फेफड़ों से उच्चारण में फेफड़ों से बाहर आने वाली हवा, वह ध्वनि हमारी जो ध्वनि है वह हमारे फेफड़ों के द्वारा मुख से बाहर आने वाली जो हवा है उसके मुख विवर और स्वर यंत्र से ही कहीं अवरोध उत्पन्न करती है। वो क्या? मुख विवर से स्वर यंत्र से कहीं अवरोध उत्पन्न करती है उसे, और अवरोध सहित बाहर निकालती है। वह ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। जैसे बात करें तो बेध्वनियाँ या फिर बेवर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बेवर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, जिनका उच्चारण सीधा संवाद गति से होता है, उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? व्यंजन बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा हम जिस प्रकार से भी बनाना चाहें बना सकते हैं, और ये परिभाषाएं जो है वो हमको एमपीपीएससी में बहुत काम में आती है। क्लियर हुआ? बाकी आप लोगों को पता है कि एसएससी अपना एमपीएसआई, एमपी पुलिस, व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम होती है वो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन पीएससी जो होता है हमारा रिटन वर्क होता है, इसलिए उसमें अपने को पता होना चाहिए परिभाषा किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो व्यंजनों की संख्या जो होती है वो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 संख्या होती है। व्यंजन जो हमने व्यंजन की अभी परिभाषा देखी, अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, इसी के साथ में व्यंजनों की संख्या तो होती है 33, लेकिन द्विगुण सहित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो द्विगुण सहित व्यंजनों की संख्या होती है 35, जिसमें दो व्यंजन ये मिल जाते हैं, ड और ड। क्लियर हुआ? अब देखें तो व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से न ले, तो यदि व्यंजन को स्वर की सहायता न ले, यदि कोई भी व्यंजन है, जैसे मैंने बताया ये क, यदि इसको स्वर की सहायता नहीं ले, स्वर नहीं ले, तो यह क के नीचे एक हलंत लग जाएगा, ये एक हलंत लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को, जिसको स्वर पता नहीं है कि भाई हमारी हिंदी के अल्फ़ाबेट में स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग पीछे स्वर की क्लास अच्छे से मैंने करवाई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये देखें, अब व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया है, तो वो व्यंजन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो क्या है? सबसे पहला है हमारे पास स्पर्शी व्यंजन, या इसे वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्लियर हुआ? बात करें सेकंड वाला अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्मीय व्यंजन, फोर्थ आता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, इसके बाद में आता अपना प्रंकपित या लुंठित व्यंजन, फिर आता उच्छिप्त, ताइनजात, द्विगुण व्यंजन, और सातवां आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। आखिर यह व्यंजन क्या है? आखिर यह 7 व्यंजन क्या है? हमने व्यंजन देखा, हमने व्यंजन की परिभाषा समझी, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो देखें, लेकिन आखिर ये व्यंजनों का वर्गीकरण किया है, यह कितने प्रकार से किया गया है, इन व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, हमें ये सारी चीज़ों को देखना है। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं आखिर स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या है। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या है? क्लियर हुआ? तो वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा सीधे फेफड़ों से निकलकर मुख के
किसी भाग को स्पर्श करती है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है हवा हमारे फेफड़ों से डायरेक्ट निकलकर मुख के किसी भाग से स्पर्श करती है। जैसे बात करें तो कंठव्य, तालुव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य। तो ऐसी संख्या जो है हमारी क्या स्पर्शी व्यंजन, ऐसी ध्वनि जो है हमारी स्पर्शी व्यंजन कहलाती है। और इनकी संख्या की बात करें तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क्लियर हुआ? ये इनकी संख्या होती है 25। तो अपन देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या, ऑप्शन में आता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो है हमारे पास कितनी? 25। अब वो व्यंजन कौन कौन सा होते हैं तो ये देख लेते हैं हम। तो वो व्यंजन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर वर्ग का अंतिम वर्ण, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर, नासिक, अनुनासिक कहलाता है। हर वर्ग का अंतिम वर्ण, यह अंतिम वर्ण पंचमाक्षर, नासिक, अनुनासिक कहलाता है। यह हमें याद रखना है। इन्हें उच्चारण और स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ये स्पर्शी व्यंजन जो है इन्हें स्थान और उच्चारण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। अब आप लोग टेंशन मत लेना, ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो मैंने वो जो 5 भाग आपको बताए हैं, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य, ये हमारे यह 5 भाग है। अब ये 5 भागों के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, हम इन्हें देखते हैं। तो ये कंठ वाला जो वर्ग है, कंठ, ये जो है हमारा कंठ, ये देखिए आप लोग, ये जो हमारा कंठ है, इस कंठ से कौन कौन सा व्यंजन निकलते हैं, कौन कौन सा वर्ण निकलते हैं, हमें उन्हें देखना है। क्लियर? तो आप लोग इसे प्रैक्टिकल कीजिए और प्रैक्टिकल करने के बाद उसे समझिए क्या वाकई में ये वर्ण जो है वो हमारे इस वर्ग से निकल रहा है। तो देखते हैं, कंठ से निकलने वाले, कंठ वर्ग से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो होता है हमारा क, ख, ग, घ और ङ। ये जो क, ख, ग वाली लाइन है, यह क से लेकर यहाँ तक जो हमारा कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। मतलब ये जो क, ख वाली लाइन के वर्ग जो है 5 वर्ग, इनकी ध्वनि जो है निकलती है वो हमारे कंठ से निकलती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब हम आगे देखें, कंठ के बाद आते हैं, जब हमारे कंठ से आगे निकलकर फेफड़ा से ध्वनि निकली, कंठ के पास में आई और कंठ से आके हमारे मुख विवर से बाहर ध्वनि निकलती है। तो हमने अभी कंठ को समझा, अब हम तालु को समझते हैं। जब हमारी जो कंठ से ऊपर जब मुख विवर में जब आती है तो यह हमारी ध्वनि तालु के अंदर भी टकराती है। जब हमारी जीभ के ऊपर जो वाला हिस्सा, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा तालु कहलाता है। क्लियर हुआ? ये तालु वर्ग। तो तालु वर्ग में देखिए आप लोग, च, छ, झ, झ, ञ, ये जो वर्ग च वाला वर्ग जो आता है तालु वर्ग च वर्ग का, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये जो च वाला वर्ग है, आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए। च, छ, ज बोलने का हमारी जीभ जो है दांतों के पास थोड़ा सा ऊपर टच करती है। क्लियर हुआ? हमारी जीभ तालु को टच करती है, इसलिए वो तालु वर्ग हो जाता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करें मूर्धन वर्ग। मूर्धन, तो यह मूर्धन वर्ग में क्या होता है? जब हमारी तालु से आगे निकलती है तो त, थ, ध, तो इस प्रकार के मूर्धन वर्ग में जो ट, ठ, ड, ढ, न, ये वाले जो वर्ग है, ये हमारी जीभ डायरेक्टली हमारा तालु के टच करती है, ऊपर साइड पूरी सीधी खड़ी होके। ट, ठ, ड, ण, न, आप लोग बोल के देखिए। तो ये मूर्धन वर्ग हमारे डायरेक्ट मुख से हवा निकलती है और हमारी जीभ जो है डायरेक्ट तालु से ऊपर टच करती है, इसलिए वो हमारा मूर्धन्त वर्ग कहलाता है। आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए, बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ण, न। ये अब देखते हैं हम दंतव्य वर्ग। आखिर दंतव्य वर्ग क्या है? तो दंतव्य वर्ग जो हमारा त वर्ग आता है वो हमारे दंतव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है, मतलब दंत मतलब दांत, दंत मतलब दांत। क्लियर हुआ? तो ये त वर्ग वाली लाइन है वो हमारी दंतव्य वर्ग कहलाती है। दंतव्य वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ये वर्ग हमारे त वर्ग की लाइन हमारे दंतव्य वर्ग के अंतर्गत आती है। आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए। हमारी जीवा जो है, हमारी जीवा जो है वो हमारे दांतों को टच करती है इस वर्ग को बोलने में, त वर्ग को बोलने में। त, थ, ध, द, ध और न।
तो ये वर्ग जो होगा हमारा दंतव्य वर्ग कहलाएगा। अब लास्ट बचा है हमारा पास औष्टव्य वर्ग, मतलब प वर्ग वाला जो वर्ण है वो हमारा औष्ट वर्ग कहलाता है। अब ये औष्ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हम वो देख लेते हैं। देखते बोलते हैं प फ ब भ म। इसमें ये जो 5 वर्ण है औष्टव्य बोलने में, ये जो 5 वर्णों में हमारे होठ की आकृति, हमारे दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए, ये जो हमारे प वर्ग है औष्टव्य वर्ग में है, हमारे जितने भी प वर्ग के वर्ण हैं, प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो हमारे होठों को एक दूसरे को होठों को स्पर्श करते हैं, एक होठ दूसरे होठ से स्पर्श करता है। देखिए प फ ब भ म प फ भ म, इस प्रकार से जो है हमारे होठ एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। किसमें? यह औष्ट वर्ग में। क्लियर हुआ? तो अपन ने देखा कि स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं और कौन कौन सी चीजें क्या है, ये अपन ने स्पर्शी व्यंजन में देखा। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? टेंशन नहीं लेना, बहुत इजीली तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, व्यंजन जो है बहुत ही इजी है और बहुत अच्छा है। इंजॉय के साथ पढ़ेंगे अपन और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। अब हमारा होता है स्पर्शी व्यंजन कंप्लीट। अब हम आते हैं अंतःस्थ व्यंजन में। आखिर अंतःस्थ व्यंजन क्या है? तो अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाता है? अंतःस्थ व्यंजन यह कहलाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से घूमकर, वायु हमारी फेफड़ों से घूमकर बाहर निकले, फेफड़ों से घूमकर बाहर निकले, वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। मतलब फेफड़े हमारे अंदर है और नाम भी अंतःस्थ है, तो अंदर के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा जो ध्वनि निकल रही है, हवा निकल रही है, वो घूमकर बाहर निकले तो समझ लो वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो वो अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो वो अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से? य र ल व। बोलकर देखिए आप लोग, य र ल और व, ये 4 व्यंजन जो होते हैं वो हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करें हम उसमें व्यंजन की कि आखिर उसमें व्यंजन क्या है? तो उसमें व्यंजन क्या होते हैं? उसमें व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, वे व्यंजन वर्ण। उसमें व्यंजन, उसमें मतलब उष्मा, उसमें व्यंजन वे व्यंजन होते हैं वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण में हवा जीभ से घर्षण खाकर बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है। हमारी जीभ जो है घर्षण करके बाहर की तरफ कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, वह उसमें व्यंजन कहलाता है। जैसे ये भी 4 होते हैं, कौन कौन से? तो स स स स स स स स स और ह। ये स को बोलने में अलग ध्वनि उत्पन्न होगी, ये स को बोलने में ध्वनि अलग उत्पन्न होगी, ये स को बोलने में ध्वनि, और ये ह को ध्वनि उत्पन्न अलग होगी। देखिए स मतलब हमारी जो दांत है, दांत के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है वहां से ये ध्वनि निकलती है, स। अब प्रैक्टिकल करो, स। अब देखिए जैसे बात करें अपन सरोज, स। तो अब आप लोग ये सरोज नाम लेकर देखिए, जो हमारी जो हवा जो है, हमारे जो ध्वनि घूमकर टकरा कर घर्षण करके बाहर निकल रही है, वह हमारे दांत के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है, दांत का जो पीछे वाला हिस्सा है, जस्ट उससे घर्षण कर रही है। देखिए स, सरोज, 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 सुनील, सुनील, सरोज, सुनील, सुमित, है ना? तो ये दांत के पीछे वाले हिस्से से घर्षण करती है, मतलब ये वाला स है। अब हम बात कर रहे हैं यश, यह शक्कर वाला स। तो ये शक्कर वाले स को ध्वनि उत्पन्न करती है, तो वो कहां से करती है? जैसे बात करें शंकर, हमारी जीभ एकदम से पीछे की तरफ थोड़ी सी अंदर घूमती है, और हमारी जो ध्वनि है वो बीच में, जो हमारा मुख विवर में जो खाली सा हिस्सा है बीच में, तालू के जस्ट ऊपर, जीवा के जस्ट ऊपर, वहां से घर्षण करती है। जैसे बात करें शंकर, 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 हमारी जीभ जो है थोड़ी सी पीछे की तरफ स्पर्श कर रही है, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है, कंठ विवर के साइड। तो देखिए शंकर, शेष, शंकर, शेष, है ना? और भी जो ये स से जो भी नाम आते हैं
वो हमारे इस प्रकार के आते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा। अब बात करें यस की, तो अपन ने स देखा, श देखा और श षटकोण वाला ष, षटकोण वाला ष, ये षटकोण वाला ष। तो ये स को बोलने में क्या होता है, ये श, श और श। ये जीवा हमारी थोड़ी सी और इससे भी ज्यादा थोड़ी सी अंदर गई है, और ये तो हो जाएगा हमारा ये वाला ष, षटकोण वाला ष। अब बात करते हैं है। तो अपन ने ये देखा कि उसमें व्यंजन में तीन चार व्यंजन जो है, वर्ण जो है वो हमारे उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीव, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकलकर, जीभ से हमारी जो जीवा है उसके अगल बगल से निकलकर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है, तो वो हमारी पार्श्विक व्यंजन कहलाती है। सीधी सी बात है कि पार्श्विक व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो ध्वनि, जो हवा हमारी जीभ के आउटसाइड से, हमारे बगल के जीभ के बगल से आउटसाइड से जो निकलकर जो ध्वनि उत्पन्न करती है वो हमारी पार्श्विक व्यंजन कहलाती है। तो ल तो एक ही होता है, वो हमारा होता है ल। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने पार्श्विक व्यंजन देखा। अब देखें प्रंकपित या लुंठित व्यंजन क्या होते हैं। तो प्रंकपित और लुंठित व्यंजन वह व्यंजन होते हैं, इसकी परिभाषा किस प्रकार से तो देखते हैं। क्लियर? तो इसकी परिभाषा यह है कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सीधा सा कपाता हुआ प्रतीत होता है, कपाता हुआ प्रतीत होता है, उसे प्रंकपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे मुख विवर में हमारी जीभ जो है अग्रभाग में स्पर्श करती है। हमारी जीभ सीधे डायरेक्ट अग्रभाग में दांतों के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा उसमें स्पर्श करती है, कंपन करती है ना, मतलब एक दूसरे से टकराती है, कपाती है, तो वह क्या डायरेक्टली हमारा प्रंकपित या लुंठित व्यंजन कहलाता है। जैसे बात करें र, आप बोल के देखिए र कंपन कर रही है, एक दूसरे से कपा रही है, एक दूसरे से टच कर रही है, र तो ये हमारा एक ही होता है, वो होता है हमारा र, प्रंकपित या लुंठित व्यंजन। तो क्वेश्चन आता है कि प्रंकपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है, जो हमारा र, एक ही होता है र। पार्श्विक व्यंजन कितना होता है, एक होता है ल। अब आता है उत्क्षिप्त तैंजात द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने बताया आप लोगों को, ये जो दो वर्ण होते हैं ये हमारे उत्क्षिप्त या तैंजात व्यंजन कहलाते हैं। अब इनकी परिभाषा को देखें तो यही व्यंजन द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है, जीभ हमारी झटके से ऊपर नीचे होती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका अन्य नाम तैंजात भी है। तो इसका अन्य नाम क्या, तैंजात विकसित द्विगुण आगत भी है। इनकी संख्या होती है 2। वो कौन कौन सी होती है, ढक्कन का, ये जो है वो हमारा क्या है, ढक्कन का है। तो आप बोल के देखिए ढक्कन का। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे वर्ण होते हैं, वो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि भाई कौन से व्यंजन कौन से होते हैं और क्या कौन से व्यंजन कौन सा वर्ण किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आगे देखने वाले हैं, इसी के साथ आगे 6वां हुआ। अब हम देखते हैं 7वां, संयुक्त व्यंजन। आखिर ये संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो वर्ण, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जो दो असमान व्यंजन वर्गों से मिलकर बने होते हैं। जो दो असमान व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो दो असमान व्यंजन के वर्णों से मिलकर बने होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे बात करें तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 4। कितनी होती है, 4। अब वो संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से, तो वो है छत्री का, त्रिशूल का, ज्ञानी का और श्री, ये वाले स्त्री का। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक। अब हम देखें
तो ये जो छतरी वाला छ बना है ये किस किस वर्ण से मिलकर बना है? तो ये जो वर्ण बना है, एक तो क, मैंने बताया था यदि किसी वर्ण में स्वर नहीं होता, स्वर की सहायता नहीं ले, कोई वर्ण यदि स्वर की सहायता नहीं लेगा तो वो क्या हलंत कहलाएगा। ये व्यंजन यदि स्वर की सहायता न ले तो वो वहां पर क्या, ये हलंत का पॉइंट है, हलंत लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये छतरी वाला छ में इसको पूर्ण छतरी वाला छ लिखना है अपने को। तो ये जो है का हलंत के साथ में षटकोण वाले स को अपने को लिखना पड़ेगा, और ये स को लिखने में ये क और श मिलकर ये छतरी वाला श बनता है। क्लियर हुआ? अब हम त्रिशूल की बात करें तो ये जो त्रिशूल है, ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल को बनाने में और लिखने में कौन कौन से वर्णों की आवश्यकता होती है? तो वो वर्ण है त बिना स्वर का और र। तो यह हमारा त और र मिलकर बन जाता है त्र। क्योंकि ये त्र को बोलने में त और र की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो हमारा त्रिशूल त्र जो है त और र से मिलकर बनेगा। तो ये जो हमारा त्रिशूल त और र से मिलकर बन गया है। क्लियर हुआ? अब ये जो ज्ञानी है, ये जो ज्ञानी है, ज्ञ जो है, ये ज और च ये दो वर्णों से मिलकर हमारा ज्ञानी बनता है। क्लियर? अब ये श्री वाला जो स्र है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीदेवी, ये जो श्री है स्र, ये श्री में ही स और र की जो है ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो बात करें अपन श्रीमती या श्रीमान की, तो ये जो स्र है ये हमारा स और र मिलकर बनता है। लेकिन ये स के साथ में हमें हलंत लगाना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हम ये हलंत नहीं लगाएंगे तो यह पूर्ण व्यंजन वर्ण कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो अपन ने देखा कि संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? छतरी का छ, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ग्र और श्री का स्र। इस प्रकार से अपन ने ये वर्ण देखे। क्लियर हुआ? इसी के साथ और देखें तो अयोग वाहक क्या होते हैं या अयोग वाहक क्या होते हैं। जैसे बात करें तो ये उत्क्षिप्त या ताइंजात व्यंजन में कुछ मैं बताने वाला था आप लोगों को। ये वे वर्ण होते हैं उसमें कभी भी नुक्ता नहीं लगता। वे वर्ण शुरू में आते हैं। ये जो है वर्ण उत्क्षिप्त या ताइंजात व्यंजन जो होते हैं वो शुरू में आते हैं, उनमें कभी भी नुक्ता नहीं लगता, बीच में शुरू में नहीं लगता। जो वर्ण शुरू में आते हैं उनमें नुक्ता शुरू में नहीं लगता, वो लगता है कब? बीच में। क्लियर हुआ? जैसे तो ये जो ताइंजात व्यंजन है जिसे बात करें, वे वर्ण शुरू में नहीं आते। ये ताइंजात व्यंजन जो है वो शुरू में नहीं आते, इसमें कभी नुक्ता नहीं लगता। जो वर्ण शुरू में आते हैं, ढक्कन, ये शुरू में आएगा तो इसमें यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हमारा नुक्ते का है। मैंने आप लोगों को जब चिन्ह बताए थे इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो इसमें नुक्ता नहीं लगता, भी इनका प्रयोग नुक्ता का प्रयोग शुरू में नहीं होता, लेकिन हाँ बीच में यदि होगा तो लग जाएगा। जैसे बात करें अपन ढोल, तो ये ढोल में हमारा शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर यदि ढोल ढक्कन, ये अपन ना शुरू में नहीं लगा। क्लियर हुआ? जैसे बात करें, अब बात करें इसको नुक्ते की, तो ये देखो जैसे अपन ने लगाया पढ़ना, तो स्टार्टिंग में यदि ये ताइंजात व्यंजन आए तो यहाँ पर नुक्ता नहीं लगेगा, लेकिन बीच में आता है, लास्ट में आता है, तो वो हमारा नुक्ता लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये अपन ने ये पॉइंट जो लगाया ये हमारा नुक्ता कहलाता है। जैसे पढ़ना है ना, सड़क, तो ये बीच में या लास्ट में आएगा तो हम हमारा नुक्ते का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि शुरू में होगा तो वो हमारा नुक्ता नहीं लगेगा। इतना क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं अयोग वाहक। तो अयोग वाहक क्या होते हैं? अयोग वाहक वे वर्ण होते हैं, अयोग वाहक वे वर्ण जो ना तो स्वर, वे वर्ण जो ना तो स्वर और ना व्यंजन हो। वे वर्ण जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन है, लेकिन ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर कैसे? तो देखिए भाई, अयोग वाहक वे स्वर होते हैं
जो ना तो व्यंजन भी नहीं होते और ना स्वर भी नहीं होते, लेकिन स्वर होते हुए भी व्यंजन होते हैं और व्यंजन होते हुए भी वह नहीं होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, आप लोग तो इतना ध्यान दीजिए कि अयोगवाहक वे वर्ण होते हैं जो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, लेकिन समय आने पर वह स्वर की गिनती में गिने जाते हैं और समय आने पर वह व्यंजन की गिनती में गिने जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, एक अम और आहा। अनुस्वार, अम को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग। ये अंक के ऊपर लगता है, जैसे ये इसका प्रयोग, जैसे अंक, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है अड़ंक करके। ये अह जो आता है ये विसर्ग कहलाता है, जैसे यह विसर्ग ये वाला पॉइंट है, विसर्ग कहलाता है वो यह है, और अनुस्वार है जो वो हमारा यह बिंदी है। क्लियर हुआ? तो ये विसर्ग जैसे प्रातः है, ये जो हमारे 2 बिंदु जो होती है वो हमारी प्रातः की, नमः की, मतलब कहीं पर भी लगा सकते हैं अपन इस बिंदी को। ठीक है, तो ये अपना हमारा होता है अयोगवाहक। बात करें तो इस बिंदु का मतलब अनुस्वार का उच्चारण उसके बाद वाले वर्ण के पंचमाक्षर पर निर्भर करता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। जैसे अक, तो यहां पर हमें अंक करना ही पड़ेगा, ये जो बिंदु है हमें यहां लगानी ही पड़ेगी जब तो वो अंक कहलाएगी, है ना। तो इस प्रकार से बिंदु का उसके पंचमाक्षर मतलब उसके बाद वाला जो वर्ण होता है उसमें हमें पता चलता है कि भाई हमें ये बिंदु कहाँ लगाना है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं कि प्राणों के आधार पर व्यंजन को किस प्रकार से बांटा है। अभी अपन ने देख लिया कि भाई व्यंजनों को इस प्रकार से बांटा गया है, लेकिन हम हमें ये भी देखना है कि प्राणों के आधार पर व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा है। तो देखें, प्राणों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो प्राणों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक पहला होता है हमारा अल्प प्राण, दूसरा होता है हमारा महाप्राण। क्लियर हुआ? ये 2 व्यंजनों को बांटा है हमने, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्प प्राण वे होते हैं वे वर्ण, वे व्यंजन वर्ण। अल्प प्राण की परिभाषा देखना आप लोग कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख से निकलने वाली वायु कम मात्रा में निकले और उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें क्या? अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे बात करें और देखना आप लोग इसको परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां प्राण का अर्थ है, जैसे बात करें प्राण या महाप्राण की बात करें तो प्राण का मतलब हम समझें तो प्राण का मतलब है कि यहां प्राण का अर्थ है वायु और अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। यहां प्राण जो है यह अल्प मतलब थोड़ा, और यहां जो प्राण हो रही है वो हमारा क्या है? वायु। क्लियर हुआ? इसका मतलब होता है वायु। अब देखें तो यह अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण वह है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़े, जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे सांस की मात्रा कम लगानी पड़े वह अल्प प्राण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो वह व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वह व्यंजन होते हैं हमारा जो क वर्ग था उसमें हमने देखा था क ख ग और न, ये जो वर्ण देखा था। तो यह अल्प प्राण में आते हैं वर्ग, किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। जैसे बात करें तो कौन से वर्ण होते हैं वो? क वर्ग की बात करें तो पहला हमारा क, फिर ग और फिर ड।
ये जो वो होते हैं हमारे क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर च वर्ग की बात करें तो च वर्ग में आता है च, ज और इ का, यह आता है। फिर बात करें ट वर्ग की तो ट वर्ग में त, ट, ड और ण। फिर आता है त वर्ग की तो त, द और न। फिर आता है ट वर्ग में तो प वर्ग में तो प, ब और म। ये जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि अल्प प्राण हमारे अल्फाबेट जो व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में मैंने आप लोगों को जो 25 व्यंजन बताए थे, 25 वर्ण जो बताए थे, उस वर्णों में किसी भी वर्ग की बात करें तो किसी भी वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। साथ ही साथ अंतःस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो मैंने बताया था, य, र, ल और व, ये 4 व्यंजन भी किस में आते हैं, वो हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? तो अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण के में वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाती है 19। क्यों? क्योंकि एक वर्ग का 3, फिर दूसरे वर्ग के 3, तीसरे वर्ग के 3, चौथे वर्ग के 3 और पांचवें वर्ग के 3, ऐसे मिलाकर 15 तो ये हो जाते हैं हमारे। और अंतःस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, 4 ये हो जाते हैं। इस प्रकार से अल्प प्राणों की संख्या हो जाती है वो हमारी कितनी हो जाती है, 19 हो जाती है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से देखा अपन ने कि अल्प प्राण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं आखिर महाप्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। तो महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण महाप्राण वह होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु का उपयोग, जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़े, अधिक श्रम पूर्वक करना पड़े, वे महाप्राण कहलाते हैं। सीधी सी बात है कि इसका कहने का मतलब यह है कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु अधिक मात्रा में निकले, अधिक मात्रा में निकलती है, तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इसके अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ग आता है। वर्ण का अंतर्गत वर्ण, चारों उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सीधी सी बात यह है कि महाप्राण जो है वो हमारा क्या, महाप्राण, यहां पर अधिक ध्वनि लगानी पड़े, वो हमारा क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा, वो हमारा महाप्राण कहलाएगा। अब ये जो मैंने बताया था आपको 25 अल्फाबेट पूरे पांचों वर्ग के, उन पांचों वर्ग में हमने अल्प प्राण में देखा कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इस अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां जो महाप्राण है, इस महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। किसी भी वर्ग की बात करें तो क वर्ग की बात करें, च वर्ग की, ट वर्ग की, त वर्ग की और प वर्ग की, ये पांचों वर्गों में हमारा दूसरा और चौथा वर्ग इसके अंतर्गत आता है। वो वर्ग कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। क वर्ग की बात करें, क वर्ग में ख, क वर्ग में ख और घ, ये दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देख लेते हैं। च वर्ग में छ और झ झंडे वाला ज, ट वर्ग में ठठरे वाला और ढ ढक्कन वाला, त वर्ग में थान वाला और ध धनुष वाला, प वर्ग में फल वाला और म मछली वाला। ये जो आते हैं वो वर्ण आते हैं वो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? तो अपन ने देखा कि अल्प प्राण में आते हैं पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण में आते हैं दूसरे और चौथा वर्ण आता है। तो आप तो सीधा सा ध्यान ये रखिएगा कि अल्प प्राण में किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, और महाप्राण में जो आता है वो हमारा दूसरा और चौथा वर्ण आता है। क्लियर हुआ? मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यंजन को किस प्रकार से 25 व्यंजनों को लिखा जाता है। अब यह महाप्राण के अंतर्गत, ये जो महाप्राण है,
इस महाप्राण के अंतर्गत जो संघर्षी व्यंजन है हमारे, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से मैंने बताया था यहाँ पर, स, श, श और ह। ये संघर्षी व्यंजन भी इस महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो महाप्राणों की संख्या कितनी हो जाती है, 8, ये और 4, मतलब 8 4 महाप्राणों की संख्या। महाप्राणों की संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास, 12। क्लियर हुआ। अब अपन ने देखा महाप्राण और अल्प प्राण, मतलब प्राणों के आधार पर हमने देखा कि प्राणों के आधार पर भाई व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा है। अब हम देखते हैं घोष के आधार पर, घोष, सघोष, सघोष के आधार पर व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा है। तो सघोष के व्यंजनों को, सघोष व्यंजनों को इस प्रकार से बांटा है, घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसे भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है वो, तो बहुत 2 भाग है हमारे पास, सघोष और अघोष व्यंजन। ये सघोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं, क्लियर हुआ। तो यह सघोष व्यंजन क्या होते हैं, तो वे व्यंजन वर्ण, सघोष व्यंजन वे होते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका, उनके उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रिका है, तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है, यह स्वर तंत्रिका में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसे सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा, इस वर्ण के अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। और अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वह भी आते हैं, क्या, अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वह भी इसी के अंतर्गत आते हैं, उसे भी। और उष्मी व्यंजन और उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन जो होता है वह भी इसी में आता है, उष्मी व्यंजन का है। क्लियर हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि यह सघोष व्यंजन वह व्यंजन होता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है। स्वर जो तंत्रिका है उसमें कंपन उत्पन्न होता है वो उसमें। और किसी भी वर्ण की बात करें तो हमारे जो व्यंजन है उसमें किसी भी वर्ग की बात करें तो तीसरा, चौथा, किसी भी वर्ग के वर्ण की बात करें तो किसी भी वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो आता है वो हमारा सघोष व्यंजन कहलाता है। इसी में अंतःस्थ व्यंजन जो है वो हमारे पास य, र, ल, व, यह भी 4 आते हैं उसके साथ, और एक अंतःस्थ व्यंजन हमारा ह हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें वर्ण कौन कौन से हैं, तो वर्ण है हमारे पास कौन कौन से, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का। जिससे क वर्ग की बात करें, क, ग, ग, घ और न, है ना। क, च, ट, त और प वर्ग की अपन बात करेंगे तो ज, झ और झ। ट वर्ग की बात करें तो ड डमरू वाला, ढ ढक्कन का और अड़ बान का, है ना। द, ध और न। इसके बाद में ब, भ और म। ये जो होते हैं वो हमारे 15 हमारे सघोष व्यंजन होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। ये जो होते हैं हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। क्लियर हुआ। तो अब देखें अपन इसके साथ में कि सघोष व्यंजन के साथ में अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल और ब, ये जो व्यंजन होंगे वो हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन। तो अपन ने देखा सघोष व्यंजन में पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग के जो वर्ण आएंगे वो हमारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और उसी के साथ में अंतःस्थ व्यंजन और एक आता है हमारा क्या, संघर्षी, सॉरी, उष्मी व्यंजन। उष्मी व्यंजन कौन सा है, तो इस प्रकार से 15 वर्ड ये हो जाते हैं, 4 वर्ड एक और 1 वर्ड ये, इस प्रकार से 20 वर्डों की संख्या जो होती है वो हमारे सघोष व्यंजन के, सघोष व्यंजनों के अंतर्गत
होती है। क्लियर हुआ। अब हम देखें सघोष व्यंजन, अपन ने देखा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब हम देखते हैं अघोष व्यंजन। आखिर अघोष व्यंजन क्या है। क्लियर। तो अघोष व्यंजन क्या है। अघोष व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। सघोष व्यंजन में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है और इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता। इसमें कंपन उत्पन्न होता है और इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता। ये प्रत्येक वर्ण के, यहाँ पर अपन ने देखा था तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा, यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण आएगा। यहाँ पर आता था हमारा अंतःस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। अब यहाँ पर अपन ने देखा पहला और दूसरा वर्ण आता है, साथ में यहीं पर श श श उसमें व्यंजन का यहाँ पर स श और स, ये वाले वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी वर्ण का, यह अघोष व्यंजन में क्या है कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। जैसे क वर्ग की बात करें तो क और ख, च छ, क च छ ट ठ त थ प फ, ये जो वर्ण है पहला और दूसरा, ये हमारे आएंगे किसके अंतर्गत, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ में हमारे पास 3 व्यंजन और होते हैं, वो आते हैं श श श, इसी के अंतर्गत ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं, इनकी संख्या हमारे पास 13। तो अघोष व्यंजनों को देख लिया मैंने, सघोष और अघोष व्यंजनों को देखा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके व्यंजनों की संख्या कितनी है।